दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है रिश्तों का महत्व। रात का समय था। शहर की सड़कों पर हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन विवेक के माथे पर चिंता की लकीरें पसरी थीं। शारदा देवी, जो कि पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थीं, आज अचानक और ज्यादा बेचैन हो उठी। सांसें तेज चल रही थीं, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। विवेक ने देर किए बिना एम्बुलेंस बुलवाई और माँ को पास के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। इलाज की शुरुआत हो गई। दवाइयाँ, टेस्ट, स्कैन, सब कुछ एक के बाद शुरू हो गया। 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद शारदा देवी को थोड़ा आराम तो आया, लेकिन बिल का आंकड़ा 85,000 रुपए पार कर चुका था। अगले दिन जब विवेक अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा हुआ था, उसने अपने फोन से नैना को कॉल किया। उसके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में नींद की कमी और आत्मा में एक बोझ। नैना, विवेक ने धीमी आवाज में कहा, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अभी हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ दवाइयाँ और टेस्ट का पेमेंट बाकी है। सोच रहा था क्या तुम थोड़ा मदद कर सकती हो। फोन की दूसरी ओर सन्नाटा था। फिर नैना की आवाज आई, तीखी, बेमुरब्बत, विवेक, ये तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इस सब में मत घसीटो। नैना, मैं घसीट नहीं रहा, बस कुछ दवाइयों का खर्च मांग रहा हूँ। इस वक्त मदद कर दो, बाद में लौटा दूंगा। नैना ने बात काट दी, तो फिर उधार समझकर दे रही हूँ। तुम्हारे पैसे जब आए तो एक एक रुपया वापस देना। और हाँ, अगली बार अपनी माँ की बीमारी से पहले सोचना चाहिए था कि खर्च कौन उठाएगा। विवेक ने कुछ नहीं कहा, उसका गला भर आया था। माँ आईसीयू में थी और पत्नी पत्नी उसकी हालत को उधारी में तौल रही थी। घर लौटकर जब वह कुछ दवाइयाँ लेने गया तो नैना ने आंखें तरेरी। अब क्या लेने आए हो? माँ को आईसीयू में डलवाने का शौक था क्या? इतने पैसे तो हमारी बेटी के स्कूल की फीस में भी नहीं लगते, जितने तुम अपनी माँ पर फूंक रहे हो। विवेक ने धीरे से कहा, नैना, माँ ही तो है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही सब किया। और क्या मैं आई थी उन्हें घर में रखने? नैना चीख पड़ी, बुजुर्ग हैं तो वृद्धा आश्रम क्यों नहीं भेज देते? मैं नौकरानी नहीं हूँ कि दिन रात तुम्हारी माँ की सेवा करती फिरूं। रात को जब विवेक थका हारा अस्पताल से घर आया तो नैना बेड पर बैठी फोन पर बात कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं, जैसे शारदा देवी की हालत से उसका कोई सरोकार नहीं। हाँ, अरे सुनो, कल पार्लर जा रही हूँ, कुछ दवाइयों का खर्चा दे दिया इस बार, अब शॉपिंग तो बनती है ना, उसने हंसते हुए कहा और विवेक को आते देख कॉल काट दी। क्या हुआ अब, और कुछ चाहिए अपनी माँ के लिए? उसने व्यंग में पूछा। विवेक ने शांत स्वर में कहा, नैना, की बातों का वक्त नहीं है। माँ आईसीयू में है, उन्हें देखकर आया हूँ, शायद कुछ दिन और लगेंगे। डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ इंजेक्शन जरूरी है। पैसे? नैना बीच में ही गरज पड़ी। अब तो हद ही हो गई विवेक, क्या मैं कोई एटीएम हूँ? कभी 5,000, कभी 10,000, और किसके लिए? उस औरत के लिए जो दिन भर खांसती रहती है और मुझे देखकर मुंह बना लेती है। नैना, वो मेरी माँ है, बीमार है। तुम्हारा इतना कटु होना उचित नहीं। तुम्हारी माँ? नैना तमतमाते हुए उठ खड़ी हुई। हाँ, तुम्हारी माँ, जिसने मुझे कभी बहू नहीं समझा, बस एक नौकर की तरह रखा। और आज तुम मुझसे कह रही हो कि मैं पैसे दूं। क्या किया उन्होंने मेरे लिए? आज भी तुम्हारी माँ मेरी रसोई में ताका झाकी करती हैं और मुंह बिगाड़ती हैं। अब उन्हें दवाइयों की जरूरत है तो खुद भुगतो। विवेक की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, नैना, तुम इतनी कठोर कब से हो गई? एक माँ जो बिस्तर पर पड़ी है, उसकी बीमारी पर भी तुम हिसाब कर रही हो। नैना चुप रही। उसने तिरस्कार से कहा, क्यों नहीं हूँ कठोर? जब मेरी जरूरतों पर, मेरी इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, जब मैं इस घर में सिर्फ एक कमाने वाले की बीवी रह जाती हूँ, तो इंसान पत्थर बन ही जाता है।
तुम्हारी माँ ने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया, अब मैं उन्हें क्यों स्वीकार करूं? विवेक उस रात बहुत देर तक चुपचाप बालकनी में बैठा रहा। उसके जीवन के दो सिरे माँ और पत्नी के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि अब वह कहीं का नहीं रह गया था। अगले दिन जब शारदा देवी की हालत थोड़ी बेहतर हुई, उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? बिल ज्यादा हो गया होगा, बहुत परेशानी हो रही होगी तुझे। विवेक ने माँ का हाथ थामा, सिर झुकाकर बस एक शब्द बोला, नहीं माँ, सब ठीक है, आप जल्दी ठीक हो जाइए, बस यही चाहिए। लेकिन उसकी आंखें खुद उसकी सच्चाई बयां कर रही थी। आंसुओं में डूबा वो चेहरा उस उधारी के रिश्ते की कहानी कह रहा था, जो पैसे से शुरू होकर ममता के गला घोटने तक आ पहुंची थी। जब रिश्तों में हिसाब आ जाए तो फिर भावनाएं कहीं पीछे छूट जाती हैं, और जब एक बहू अपने सास को बोझ समझने लगे, तब घर का मंदिर भी कैदखाना बन जाता है। धीरे धीरे शारदा देवी की तबीयत ठीक हो गई और वह सकुशल अपने घर वापस आ गईं। घर पर वापस आने के बाद भी उनकी बहू नैना का व्यवहार उनके प्रति अच्छा ना रहा, लेकिन शारदा देवी उसकी बातों पर ध्यान ना देती और अपने काम में लगी रहती। वह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का वैवाहिक जीवन में उनके कारण कोई दिक्कत आए। एक दिन विवेक ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन रह रहकर उसका दिल अतीत में खो जाता और वह अपने अतीत की यादों में खो जाता है। दोपहर का समय था। शारदा देवी अपनी पुरानी सहेली प्रेमा जी के साथ बैठक में बैठी थीं। कई वर्षों बाद मिलने की खुशी में दोनों के चेहरे खिल उठे थे। बातचीत करते हुए शारदा देवी ने हल्की आवाज में कहा, मैं जरा नैना से कहती हूँ कि चाय बना दे, तुम थक गई होगी। प्रेमा, एक कप अदरक वाली चाय तो बनती है। वो उठी और धीमे कदमों से अंदर के कमरे की ओर गई, जहाँ नैना मोबाइल पर रील्स देखती हुई बिस्तर पर लेटी थी। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नैना बेटा, जरा किचन से 2 कप चाय बना दोगी? मेरी एक पुरानी सहेली आई है, थकी हुई लग रही है। नैना ने एकदम मोबाइल पटक कर चिल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? मुझसे चाय बनवानी है? अरे, मुझसे तो मेरी माँ ने कभी एक गिलास पानी भी नहीं उठवाया, और आप कौन होती हैं मुझसे काम कहने वाले? शारदा देवी का चेहरा स्तब्ध रह गया। उन्होंने फिर भी शांति से कहा, बेटा, मेहमान आई हैं, बस 2 कप चाय, बस कीजिए आप। नैना ने और ऊंची आवाज में बोला, नौकरानी चाहिए थी ना आपको, तो ले आती। बहू की क्या जरूरत थी? आप लोगों को तो बस एक मशीन चाहिए जो काम करे, हंसे भी और कुछ बोले भी ना। मैं कोई आपकी गुलाम नहीं हूँ। इतने में बाहर बैठक से आवाज सुन विवेक तेजी से अंदर आया। नैना, ये तुम मम्मी से कैसे बात कर रही हो? भूलो मत, ये मेरी माँ है, तुम्हारी सास है। तो सास है तो क्या भगवान हो गई? मुझसे आज तक मेरी माँ ने भी झाड़ू नहीं पकड़ाया, और ये चाय बनवाने को कह रही है? क्या मैं घर की नौकरानी हूँ? नैना ने कटाक्ष से बोला। आंखों में घृणा साफ झलक रही थी। विवेक गुस्से से लाल हो गया। तुम भी तो इसी घर की सदस्य हो नैना। अगर मम्मी ने तुम्हें चाय बनाने को कहा तो उसमें इतना हंगामा क्यों? नहीं बनानी थी तो मना कर देती, लेकिन इतनी बदतमीजी। हाँ हाँ, सिर्फ मुझसे क्यों कहा गया? क्योंकि मैं बहू हूँ। तुम्हारा भी तो यही घर है, बेटे हो तुमसे क्यों नहीं कहा? तुम चाय नहीं बना सकते थे क्या? तुम बात को बेकार का रंग दे रही हो। सिर्फ 2 कप चाय थी, इसमें बेटे बहू वाली बात कहाँ से आ गई? नैना हंसते हुए बोली, क्यों नहीं आएगी? जब काम की बात होती है तो बहू याद आती है। बेटे तो फूल है इस घर के, इनकी शान में कोई कमी ना आए। और मैं क्या मिट्टी की बनी हूँ? बातें अब केवल चाय तक सीमित नहीं रह गई थीं। स्वर तल्ख हो चुके थे। प्रेमा जी जो बैठक में बैठी थी, सब कुछ सुन रही थीं। उन्होंने धीमे से अपना पर्स उठाया और कहा, शारदा, लगता है आज का दिन सही नहीं है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। और बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजे से निकल गईं। शारदा देवी वहीं खड़ी रह गईं, आंखों में अपमान, मन में पीड़ा, और माथे पर हाथ रखते हुए सोफे पर धीरे से बैठ गईं। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था
उम्र ने जिस सहारे की उम्मीद की थी, वही अब उन्हें अकेला छोड़ चुका था। विवेक गुस्से में घर से बाहर निकल गया और नैना, वो अपने कमरे में गई, दरवाजा धड़ाम से बंद किया और फिर से बिस्तर पर लेट गई, बड़बड़ाते हुए, मेरे तो नसीब ही फूटे हैं, जो ऐसे पुराने जमाने की सास और हर बात पर पक्ष लेने वाला पति मिला है। शारदा देवी की आत्मा उस पल कराह उठी थी। नैना के व्यवहार ने केवल रिश्तों को नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग माँ के आत्मसम्मान को भी तोड़ा था। विवेक का मौन प्रस्थान किसी तूफान से कम नहीं था, जो अंदर ही अंदर पूरे परिवार की नींव को हिला रहा था। अभी शारदा जी के बेटे की शादी को दिन ही कितने हुए थे। यह 6 महीने पहले की बात है। शारदा जी ने अपने बेटे विवेक की शादी नैना के साथ बड़ी ही धूमधाम से की थी। लेकिन शादी के बाद फिर भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जब नैना ने छोटी मोटी बात पर भी घर में कलेश ना किया हो। जब शादी के केवल 3 दिन ही हुए थे, घर में अब भी चूड़े की खनक, मावर की खुशबू और कुछ बची खुची हल्दी की हल्की सी पीली आवा हवा में घुली हुई थी। दीवारों पर सजी माला अब भी ताजी थी और मेहमानों की आवाजाही धीरे धीरे थम रही थी। शारदा देवी, जो अब तक खुद को एक समझदार, आधुनिक लेकिन संस्कृति से जुड़ी हुई सास मानती थी, अपने घर में बहू नैना के स्वागत और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रही थीं। उनका बस एक सपना था, एक ऐसा घर जिसमें नई बहू अपने तरीके से भी रहे और थोड़ा उनके रंग में भी ढल जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की सुबह एक नई तरह के रिश्ते की शुरुआत करने जा रही है, टकराव भरे रिश्ते की। नैना और विवेक आजकल हनीमून के मूड में थे। दोनों ऑफिस से छुट्टी पर थे और शाम को फ्लाइट थी मॉरिशस की। विवेक तो सुबह सुबह अपना ट्रॉली बैग खोलकर उसमें शर्ट और शॉर्ट्स भरने लगा था और नैना बाल खुले छोड़ जीन्स और टी शर्ट पहनकर घर में घूम रही थी। शारदा देवी रसोई में हल्की फुल्की तैयारी कर रही थी जब उन्हें खबर मिली कि उनकी कुछ पुरानी सहेलियां जो शादी के दिन नहीं आ पाई थीं, आज मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। उन्होंने हंसते हुए सोचा, अरे अच्छा हुआ, चलो नैना को सब मिल भी लेंगी और कुछ रस्मों की मिठास भी आ जाएगी। उन्होंने नैना को आवाज लगाई, नैना बेटा जरा बाहर आओ, मेरी कुछ सहेलियां आई हैं, बड़ी उम्मीद से आई हैं तुम्हें देखने। नैना, जो अपने होठों पर हल्की लिपस्टिक लगा रही थी, बिना कुछ बदले, बिना दुपट्टे, उसी टी शर्ट जीन्स में बाहर आ गई। उसने ना बाल संवारे थे, ना कोई श्रृंगार किया था। जब वह बाहर आई तो शारदा देवी की सहेलियों ने हंसते हुए कहा, बहू इतनी जल्दी सब श्रृंगार छोड़ दिया, अभी तो नई नवेली हो, चूड़ा भी नहीं पहना। बैठक में बैठी शारदा देवी की सहेलियां प्रेमा जी, संतोष दी और रुक्मणी बुआ सब हल्के से मुस्कुराईं। पर जैसे ही नैना बैठी, प्रेमा जी की आंखें चूड़े की खाली कलाई पर टिक गई। उन्होंने सौम्यता से कहा, अरे बहू इतनी जल्दी ही सब श्रृंगार उतार दिया, कुछ दिन तो नई नवेली बहू की तरह रह लेती। चूड़ा, सिंदूर, बिंदी, इन सब में ही तो बहू की रौनक होती है। नैना ने तीखे स्वर में जवाब दिया, आंटी मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं है, मैं वही पहनती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगे। औरत की पहचान कपड़ों से नहीं होती। शारदा देवी कुछ कहती, इससे पहले ही नैना ने आगे आकर जवाब दे दिया, देखिए आंटी, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। मेरे लिए आत्मसम्मान और कंफर्ट ज्यादा मायने रखता है। कपड़े, गहने और चूड़े से कोई सुहागन नहीं होती। प्रेमा जी कुछ सकपका गईं, लेकिन उन्होंने नरमी से कहा, बिल्कुल बेटी, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। बस इतना कह रहे थे कि आजकल की बहुएं कुछ दिन ढंग से तैयार हो जाती हैं तो देखने वालों को भी अच्छा लगता है। यह सुनकर नैना बोलती है, मुझे जो आरामदायक लगेगा मैं वही पहनूंगी। सहेलियां थोड़ी असहज हो गईं। शारदा देवी मुस्कुराने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियों में छुपा दुख उनकी आंखों में झलक गया। विवेक कई बार नैना से बात करने की सोचता, लेकिन हर बार शारदा देवी कहती, बेटा रहने दो, अभी नई है, समझ जाएगी। शारदा देवी ने धीरे से कहा, नैना बेटा बस 2 दिन और,
फिर तुम्हारी दुनिया जैसे चाहो वैसे जी लेना। लेकिन कुछ रस्में सिर्फ रस्में नहीं, रिश्तों की पहचान होती हैं। नैना का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और फिर गरजती हुई आवाज में कहा, मम्मी जी, जब विवेक जी को कोई धोती कुर्ता पहनने के लिए नहीं कह रहा, तब मुझसे क्यों उम्मीद की जा रही है कि मैं चूड़ा पहनूं, बिंदी लगाऊं या साड़ी पहनकर बैठूं? लड़कों से कोई सवाल नहीं करता। सारा नियम कायदा और संस्कृति औरतों के लिए ही क्यों? विवेक जो बैठक के पास ही खड़ा था, जल्दी से बीच में आया और बोला, नैना, तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। मम्मी सिर्फ चाह रही है कि तुम थोड़ा ध्यान दो, कुछ रस्में निभा लो। यह सब घर का हिस्सा है। क्या मतलब? मुझसे उम्मीद है कि मैं लोगों को खुश करने के लिए कपड़े बदलूं, श्रृंगार करूं? क्यों? क्या मैं कोई शो पीस हूं? ये सब मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। विवेक, और अगर तुम्हें यह सब इतना जरूरी लगता है तो तुम क्यों नहीं धोती पहनकर इन सबके सामने बैठते? विवेक स्तब्ध रह गया। शारदा देवी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत किया और बाकी सहेलियों को नजरअंदाज कर मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बहनों, नई पीढ़ी है, अपने ढंग से सोचती है, हमें थोड़ा समय देना होगा। पर उनका दिल भीतर ही भीतर चूर चूर हो चुका था। इतने सपने देखे थे, बहू के साथ की तस्वीरों के, पूजा में बैठने के, संगी रसोई की खुशबू बांटने के, और अब 3 दिन में ही दीवारें खिंच गई थीं। नैना ने बिना किसी अपराध बोध के अपने कमरे में जाकर हैंडबैग में पासपोर्ट, टिकट और लिपस्टिक डाली और बोली, मैं खुद से समझौता नहीं कर सकती। मम्मी जी को जिस बहू की चाह थी, वैसी मैं नहीं हूँ। विवेक कुछ नहीं बोला। वो एक कोने में बैठा अपनी माँ और पत्नी के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। शारदा देवी ने खुद को समझा लिया था, अब ये हर दिन की बात होगी। इस घर की हवा ही बदल चुकी है। शादी के बाद का जीवन अक्सर एक नई शुरुआत माना जाता है, जहाँ दो परिवारों के संस्कार, अपेक्षाएं और आदतें आपस में घुलते मिलते हैं। लेकिन विवेक की शादी के बाद से घर की जो तस्वीर बनी थी, वह किसी मधुर मिलन की नहीं, बल्कि संघर्ष की दास्तान सी बनती जा रही थी। शारदा देवी, विवेक की माँ, एक सरल, समझदार और परंपराओं को मानने वाली स्त्री थीं। उन्होंने अपनी बहू नैना के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नैना एक आधुनिक, आत्मनिर्भर, कॉरपोरेट जॉब करने वाली युवती थी, जो दिल्ली के माहौल में पली बड़ी थी। उसकी सोच, उसका रहन-सहन और उसकी बातों का ढंग, सब कुछ बहुत अलग था। शुरुआत में शारदा देवी ने कोशिश की कि नैना के हर विचार को समझें, उसे अपनाएं और उसे अपने घर में सहज महसूस करवाएं। लेकिन धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि नैना की सोच और शारदा देवी की परंपराएं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं। नैना और विवेक हनीमून से लौटे ही थे। शारदा देवी ने सोचा, अब तो पहली रसोई की रस्म करवा ही लेती हूँ। हलवा बनवाकर भगवान को भोग लगवा दूंगी और बहू की नई शुरुआत की दुआ भी कर लूंगी। उन्होंने हल्के मुस्कान के साथ नैना से कहा, बेटा, कल सुबह अलग तुम हलवा बना सको तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पहली रसोई की रस्म है, बस एक बार की बात है, मैं बाकी सब कुछ कर लूंगी। तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नैना, जो उस समय मोबाइल में किसी क्लाइंट से चैट कर रही थी, बिना सिर उठाए बोली, मम्मी जी, मुझे ऐसी रस्मों पर कोई विश्वास नहीं है। मैं तो अपने घर पर कभी काम करती थी जब मेरी मर्जी होती थी। मम्मी ने मुझे कभी कोई काम नहीं करवाया। शारदा देवी थोड़ा चौंकी, फिर भी मुस्कुराते हुए समझाने लगी, बहू, मैं तुमसे काम करने को नहीं कह रही हूँ। ये तो सिर्फ एक रस्म है। देखो, साफ सफाई के लिए कमला आती है और खाना तो मैं बना ही लेती हूँ। जब मुझसे नहीं होगा तो कोई कुक भी रख लेंगे। लेकिन ये रस्म है और रस्मों का अपना एक महत्व होता है। इसके बाद तुम्हें कभी जरूरत हो तभी रसोई में आना होगा। नैना अब उठकर खड़ी हो गई। आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। देखिए मम्मी जी, विवेक के लिए तो कोई रस्म नहीं है, फिर मुझसे ही ये सब क्यों करवाया जा रहा है? ये सब दिखावा है। मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ती और ना ही मुझे आपके कहने पर ये सब करना है। कहकर वो मुड़ी और सीधे अपने कमरे में चली गई।
शारदा देवी वहीं खड़ी रह गईं, कुछ क्षणों के लिए निश्शब्द। उनके हाथों में रखी मिठाई की थाली अब भारी लगने लगी थी। उन्होंने धीरे धीरे थाली नीचे रखी और गहरी सांस ली। रात को जब विवेक कमरे में आया तो नैना लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। विवेक ने हल्के स्वर में पूछा, मम्मी ने तुमसे बस एक रस्म की बात कही थी नैना, तुमने यूं टाल क्यों दिया? नैना ने चिढ़ते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे विवेक, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मैं नौकरी करती हूँ, घर पर बैठी नहीं हूँ। क्यों हर बार औरत को ही सब कुछ निभाना होता है? विवेक चुप रह गया। वो जानता था कि इस समय कुछ भी कहना बेकार है। उसने करवट ली और आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके भीतर कई सवाल उथल-पुथल मचा रहे थे। दिन गुजरते गए, तकरारें बढ़ती गईं। कई बार जब शारदा देवी किचन में होती, विवेक जाकर उनकी मदद करता, सब्जियां काटता, दाल चढ़ाता, और नैना वो अपने कमरे में आराम करती या फोन पर व्यस्त रहती। एक दिन शारदा देवी बीमार पड़ गईं। बुखार था, शरीर थका हुआ, लेकिन नैना को इसकी कोई परवाह नहीं थी। विवेक ही था जो ऑफिस से जल्दी आकर खाना बनाता, दवा लाता, माँ को संभालता। आज जब शारदा देवी की सहेलियां घर पर आईं, उन्होंने चाय पीने की इच्छा जताई। शारदा देवी ने नैना से कहा, बेटा जरा चाय बना दोगी? नैना गरज उठी, अरे मुझसे तो मेरी माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, फिर आप कौन होती हैं मुझसे ये सब कहने वाली? अगर काम वाली ही चाहिए थी तो नौकरानी रख लेते, बहू की क्या जरूरत थी? इतनी कड़वाहट से भरे शब्द सुनकर शारदा देवी स्तब्ध रह गईं। विवेक बाहर से आता हुआ बोला, नैना कैसे बात कर रही हो मम्मी से? भूलो मत, ये मेरी माँ है, तुम्हारी सास है। नैना तमतमाकर बोली, तो मैं क्या करूं? मेरी मम्मी ने तो आज तक मुझसे कुछ नहीं करवाया, फिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चाय बनाने को कहने की? विवेक ने कहा, बस एक कप चाय की बात थी, उसमें बेटे बहू वाली बात कहाँ से आ गई? तुम्हें नहीं करना था मना कर देती, पर इतनी बदतमीजी। नैना बोली, क्यों मुझसे ही क्यों कहा? तुम भी तो बेटे हो, तुम क्यों नहीं बनाते चाय अपनी माँ की सहेलियों के लिए? इस बीच शारदा देवी की सहेली चुपचाप बाहर निकल गईं। शारदा देवी सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गईं और नैना ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन के बाद शारदा देवी बहुत देर तक शांत बैठी रहीं। उनकी आंखों से आंसू तो नहीं बहे, पर मन में कुछ बह गया था। शायद उम्मीदें, शायद संबंधों की मिठास, शायद माँ बनने का गर्व। विवेक घर लौटकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ गया। वो जानता था अब समय आ गया है कि वह नैना और अपने रिश्ते को लेकर कोई निर्णय ले। ये घर अब वही नहीं रहा था जहाँ माँ के चेहरे पर सुकून होता था और बहू की मुस्कान एक घर को घर बनाती थी। और नैना, वो अब भी अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, बिना इस बात की चिंता किए कि एक पूरा घर, एक माँ और एक पति उसके शब्दों की चोट से बिखर रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। नैना और विवेक के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन नैना के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दिन चिलचिलाती दोपहर थी, आसमान से जैसे आग बरस रही थी। घर के बाहर बरामदे में एक कुर्सी पर बैठी शारदा देवी के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उनके चेहरे पर थकान और व्याकुलता का मिला जुला भाव था। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ गर्म हवा के थपेड़े उनके पल्लू को हिला रहे थे। उनकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जाती, शायद किसी अपने की राह देख रही थीं। तभी दूर से एक स्कूटी रुकी और उसमें से नैना उतरी। हाथों में कई शॉपिंग बैग थे, रंग बिरंगे, भारी और पूरी तरह सामान से भरे हुए। उसने अपनी चप्पलों की चटचटाहट के साथ घर के दरवाजे तक कदम बढ़ाया और शारदा देवी को वहां बैठे देखकर रुक गई। मम्मी जी, आप दरवाजे पर बैठी हैं, अंदर क्यों नहीं गई? ये गर्मी में यहाँ कैसे? शारदा देवी उस दिन पड़ोसी के यहाँ सत्संग में गई थीं। शारदा देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, दरवाजे पर ताला था बेटा, और मेरे पास इसकी चाबी नहीं थी, इसीलिए यहीं बैठ गई। नैना को झटका सा लगा। उसने झेपते हुए माथा छुआ। अरे हाँ, मैं जल्दी में थी, चाबी देना भूल गई, अभी खोलती हूँ। उसने फुर्ती से अपने शॉपिंग बैग जमीन पर रखे,
फिर पर्स से चाबी निकालकर ताला खोला। शारदा देवी धीरे धीरे उठी और दरवाजे के खुलने की आवाज के साथ दोनों भीतर दाखिल हुए। नैना ने शॉपिंग बैग्स को सोफे पर रखा और सीधा रसोई की तरफ चली गई, जहां उसने एक गिलास पानी पिया। तभी शारदा देवी भी कमरे में आई और बैग्स पर नजर डालते हुए मुस्कुराई। बहू, लगता है आज तो बहुत सारा सामान खरीद कर आई हो। नैना ने रसोई से जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, कुछ जरूरी चीजें थीं। बच्चों को स्कूल बैग, बॉटल्स चाहिए थे और किचन के लिए भी कुछ सामान खत्म हो गया था। बहुत दिनों से सोच रही थी जाने की, तो आज निकल गई। शारदा देवी ने शांति से परंतु थोड़ा संकोच के साथ कहा, बिल्कुल बेटा, जब जरूरत हो तो ले आना चाहिए। बस इतना सा ख्याल रहता कि तुम जा रही हो तो मैं भी अपनी कुछ चीजें बता देती। मेरे ब्लाउज बहुत पुराने हो गए हैं, 2-3 ब्लाउज पीस लाने थे सिलवाने के लिए, और मेरी स्लीपर भी टूट गई हैं। बाहर जाते समय घर के स्लीपर ही पहनने पड़ते हैं। नैना, जो पानी का गिलास रख चुकी थी, उसने थोड़ा नजरें चुराते हुए कहा, अचानक ही प्लान बना मम्मी जी। दरअसल बच्चों ने कल रात ही जिद की थी तो सुबह निकल गई। अगली बार जाऊंगी तो आपका भी सामान ले आऊंगी। यह कहते हुए नैना ने शॉपिंग बैग्स उठाए और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसकी आवाज में कोई विशेष सहानुभूति नहीं थी, ना ही यह जताया कि उसे शारदा देवी को यूं दरवाजे पर इंतजार करते छोड़ जाने का कोई पछतावा हो। शारदा देवी वहीं हॉल में खड़ी रहीं। उनकी आंखें कुछ पल तक उस बंद होते दरवाजे को देखती रहीं, जहां नैना भीतर गई थी। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली गईं, जैसे एक बार फिर दिल का बोझ अपने अकेलेपन के साथ उठाना हो। शाम के लगभग 4 बजे का समय था। स्कूल की बस की हॉर्न की आवाज आई और कुछ ही देर में आरव और आयुष घर के भीतर दौड़ते हुए आए। दोनों हाथों में टिफिन और बैग लटकाए हुए थे। शारदा देवी बरामदे में कुर्सी पर बैठी थीं। उन्होंने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गए मेरे राजा बेटा, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो। आरव ने हंसते हुए कहा, दादी, मम्मा शॉपिंग से आ गईं। शारदा देवी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मम्मा बाजार गई थीं? आयुष तपाक से बोला, कल रात को मम्मा ने हमें बताया था, हमने तो उन्हें अपनी लिस्ट भी दे दी थी। नया बैग, बोतल और एक पेंसिल बॉक्स। शारदा देवी कुछ बोलती उससे पहले आरव बोला, और दादी, आज पिज्जा भी लाया है मम्मा ने। हमने कमरे में बैठकर खाया। मम्मा ने कहा कि दादी को मत बताना, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। शारदा देवी के चेहरे से मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। दिल जैसे एक क्षण में ढह गया हो। छोटे बच्चों की मासूम बातें सुनते हुए जड़ बन गईं। ना डांट सकी, ना प्यार कर सकी। शाम के लगभग 6:30 बजे का समय था। सूरज डूबने लगा था और हल्की हल्की ठंडी हवा घर के बरामदे में बह रही थी। शारदा देवी खामोशी से हॉल में बैठी थी, एक पुराना कंबल गोद में रखे, जैसे शरीर से ज्यादा अब आत्मा ठिठुर रही हो। उनकी आंखें खिड़की के बाहर कहीं खोई हुई थीं, लेकिन दिल अंदर की चुभन से घायल था। इसी बीच विवेक ऑफिस से लौटा। दरवाजा खोलते ही दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए और खुशी से चिल्लाए, पापा पापा, देखो मम्मा आज हमारे लिए नया बैग लाई हैं और वाटर बॉटल भी, और आपको पता है पिज्जा भी खाया हमने। विवेक मुस्कुराया, पर अचानक कुछ अजीब लगा उसे। उसने धीरे से पूछा, अरे वाह, अच्छा किया, लेकिन यह सब दादी को नहीं दिखाया तुमने? तभी आयुष बोला, नहीं पापा, मम्मा ने कहा दादी के सामने मत बोलना। हम लोगों ने अपने कमरे में ही पिज्जा खा लिया था, आरव ने आगे कहा, और मम्मा ने आपके लिए भी थोड़ा बचाया है, कहा कि कमरे में चलो तभी मिलेगा। आयुष धीरे से बोला, यहाँ नहीं पापा, दादी बैठी है ना। मम्मा ने मना किया उनके सामने सामान दिखाने को। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। विवेक के कमरे से मुस्कान गायब हो गई। ये बात सुनते ही विवेक के चेहरे का रंग बदल गया। उसके चेहरे पर हंसी जम गई और उसकी जगह एक अजीब सी शर्मिंदगी ने ले ली। उसकी नजरें अनायास शारदा देवी से मिली, जो अब चुपचाप अपनी नजरों को घुटने की तह में छिपाने लगी थीं। उनकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक जमी हुई मुस्कान, जो शायद टूट चुकी थी।
विवेक बच्चों को धीरे से बाहर खेलने भेजता है और फिर रसोई की ओर जाता है जहाँ नैना कुछ लेने आई थी। वह सहमित पर तीखे स्वर में पूछता है, नैना तुम बच्चों को क्या सिखा रही हो? नैना चौंक कर पीछे मुड़ती है, थोड़ा घबराते हुए बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मार्केट गई थी, मम्मी के लिए कुछ नहीं लाई। तुम जानती हो उनकी चप्पल टूटी हुई है, ब्लाउज फट चुके हैं, फिर भी और ऊपर से बच्चों को बोल रही हो कि दादी के सामने पिज्जा मत खाना। नैना अब थोड़ा चिढ़ती हुई बोली, विवेक मम्मी जी को हर महीने पेंशन आती है ना, 10,000 की पेंशन उनके पास। क्या अब हर बार मेरी कमाई या खर्चों में से उन्हें भी जोड़ना जरूरी है? विवेक का माथा सुर्ख हो गया। उसने ठहर कर गहरी सांस ली और फिर कहा, कमाई तुम्हारी नहीं है नैना, हमारी है। और अगर मेरी कमाई है तो मम्मी का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा और बच्चों का। नैना ने बहुएं चढ़ाई, पर उनके पास तो खुद की इनकम है, फिर तुम क्यों हर बार उन्हें शामिल करते हो? हम 4 लोग हैं, खुद को संभालना मुश्किल होता है, ऊपर से ये। अब विवेक का संयम टूटने लगा। उसने एकदम गंभीर स्वर में कहा, तुम भूल रही हो नैना कि जिस घर में तुम आज रह रही हो वो मम्मी का बेचा हुआ गांव का मकान है। मम्मी ने खुद अपना सब कुछ छोड़कर हमें ये छत दी है। अगर वो नहीं होती तो आज भी हम किराए के छोटे से घर में रहते। नैना थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा इनके हिसाब से चलना पड़ेगा? मैं भी थक जाती हूँ, सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, और मम्मी जी तो घर का कोई काम भी नहीं करती, बस बैठी रहती है। विवेक ने अब सीधा सवाल दागा, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि उनकी उम्र में उन्हें भी खाना बनाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए? जिस माँ ने मुझे इस काबिल बनाया, आज उसी माँ को तुम बोझ समझने लगी हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी समय पीछे से शारदा देवी की धीमी आवाज आई, बहू मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए तो अपने गांव का मकान बेचकर इस शहर में तुम सबके साथ रहने आई थी। पर अफसोस उस कीमत में मेरा सम्मान नहीं आया। उनके ये शब्द सन्नाटे को चीरते हुए कमरे में गूंजे और नैना की आंखों में पहली बार झिझक दिखाई दे। शारदा देवी ने आगे कहा, तुम अनजाने में अपने बच्चों को जो सिखा रही हो वही कल तुम्हें मिलेगा बहू। समय बदलता है और बेटे भी। बस तब तक मैं रहूं या ना रहूं ये नहीं जानती। उनकी आवाज भर्रा रही थी, लेकिन हर शब्द सीधे नैना के दिल में उतर रहा था। अगले दिन रात के करीब 9:30 बजे का समय था। शहर की सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा उतरने लगा था। आकाश में बादल घिरे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। विवेक ऑफिस से लौटकर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसकी निगाह सबसे पहले ड्राइंग रूम में बैठे अपने पिता की पुरानी तस्वीर पर पड़ी और फिर उसकी नजर गई रसोई की ओर, जहाँ उसकी माँ शारदा देवी हर रोज की तरह रात से खाने के बर्तन समेट रही थीं। लेकिन आज कुछ अलग था। रसोई में हलचल नहीं थी, बर्तन ज्यों के त्यों पड़े थे और पूरे घर में एक अजीब सी शांति पसरी थी, अस्वाभाविक और बेचैन कर देने वाले। माँ, विवेक ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी घबराहट लेकर वह अंदर के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह माँ के कमरे में पहुंचा, उसका दिल धक से रह गया। शारदा देवी पलंग पर लेटी हुई थी, लेकिन उनकी सांसें तेज चल रही थीं। माथे पर पसीने की बूंदें थीं और होंठ सूख चुके थे। चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ कांप रहे थे। माँ, क्या हुआ आपको? विवेक झटपट उनके पास पहुंचा और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद कमजोर लग रही थीं। बेटा, सीने में भारीपन है, सांस नहीं ले पा रही। यह सुनकर विवेक का दिमाग सुन्न हो गया। अगले ही पल वह अपने मोबाइल की ओर दौड़ा और 108 नंबर डायल किया। एम्बुलेंस चाहिए फौरन। मेरी माँ की हालत बहुत नाजुक है, सांसें तेज हो रही हैं, कृपया जल्दी भेजिए। वह एक एक पल में घबराहट में चक्कर काटने लगा। उस वक्त नैना अपने कमरे में मोबाइल पर रील देख रही थी और हेडफोन लगाए बैठी थी। उसने कुछ नहीं पूछा। नैना, माँ की तबीयत बहुत खराब है। विवेक ने दरवाजा खटखटाकर कहा, तुम्हारी माँ है, तुम देखो, मुझे मत परेशान करो रात में। एक ठंडी आवाज आई और विवेक को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। एम्बुलेंस की चीख और एक बेटे की दौड़। करीब 12 मिनट बाद एम्बुलेंस का सायरन घर के बाहर गूंजा।
विवेक ने माँ को चादर में लपेटा, हाथ से सहारा देकर पलंग से उठाया और एक हाथ से दरवाजा खोला। धीरे, माँ मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस में माँ के साथ बैठते ही उसने उनका हाथ थाम लिया। रास्ते में माँ बार बार कह रही थी, बेटा पैसे बहुत लगेंगे, मत ले जा निजी हॉस्पिटल, सरकारी में भर्ती करवा दे। लेकिन विवेक ने आंसू भरे गले से कहा, माँ पैसे बात की बात है, पहले आप ठीक हो जाइए, मेरी पूरी दुनिया आप हैं। अस्पताल की दौड़ और आईसीयू का दरवाजा। एम्बुलेंस सीधे शहर के सबसे नजदीकी निजी अस्पताल पहुंची, जहां की नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया और तुरंत आपातकालीन कक्ष इमरजेंसी रूम में ले गए। डॉक्टर ने प्राथमिक परीक्षण करते ही माथा सिकोड़ लिया। बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, हार्ट स्ट्रेस और सांस की गंभीर दिक्कत है, आईसीयू में तुरंत शिफ्ट करना पड़ेगा। विवेक ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। करिए डॉक्टर साहब, जो भी जरूरी हो, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। आईसीयू का दरवाजा बंद हुआ और विवेक बाहर उस बेंच पर बैठ गया जहाँ दर्द और उम्मीद साथ बैठते थे। हर मिनट जैसे पहाड़ हो, अगले कुछ घंटे जैसे सदियों जैसे बीते। मशीनों की बीप, नर्सों की आवाजें, डॉक्टरों की भागदौड़, इन सब के बीच विवेक का दिल एक ही बात सोचता रहा, अगर एक मिनट भी देर कर दी होती तो माँ को। वो याद कर रहा था माँ की झुर्रियों भरी मुस्कान, उनकी गोद, उनकी वो हथेलियां जो अब आईसीयू में सुइयों से भरी थी। सुबह 7 बजे डॉक्टर बाहर आए। शुक्र है आप वक्त पर लेकर आए, स्थिति काफी गंभीर थी, लेकिन हमने स्थिर कर दी है। विवेक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी डॉक्टर ने अगला वाक्य जोड़ा, मगर इलाज लंबा चलेगा। टेस्ट, इंजेक्शन, दवाइयाँ, आईसीयू चार्ज, 3 दिन में ही खर्च लगभग 85,000 हो गया है। आगे भी इसी तरह का खर्च आएगा। विवेक के पाँव के नीचे जमीन खिसक गई। जेब में अब सिर्फ 1 महीने की सैलरी थी और उसमें भी घर का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फीस बाकी थी। विवेक ने जब अपने मोबाइल से नैना को कॉल किया तो उसे एक उम्मीद थी कि शायद वह उसकी पत्नी समझेगी, शायद इस वक्त उसका साथ देगी। लेकिन जो जवाब आया वह उम्मीद नहीं, झूठ था। उधार समझकर दे रही हूँ, एक एक पैसा लौटाना, इतने पैसे तो मेरी शॉपिंग में भी नहीं लगते। विवेक ने फोन रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में आंसू थे, पर उसने किसी को दिखाया नहीं। अगले दिन जब डॉक्टरों ने आईसीयू से एक बार के लिए शारदा देवी को बाहर लाया, उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा ज्यादा खर्चा तो नहीं आ गया ना? विवेक ने उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं माँ, सब ठीक है, आप बस ठीक हो जाइए। पर उसकी मुस्कुराहट झूठ थी और उसकी आंखों में सच्चाई तैर रही थी। ये कोई सिर्फ अस्पताल में भर्ती की घटना नहीं थी, ये एक माँ की सांसों और बेटे की टूटती आत्मा की कहानी थी। ये रिश्तों की कसौटी थी, जहाँ पत्नी की नरमी नहीं थी और माँ की ममता हर आंसू को समेट रही थी। अगली सुबह के 4 बज चुके थे। ऑफिस की खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी, लेकिन विवेक की टेबल पर फाइलों का ढेर बिखरा पड़ा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर ईमेल का जवाब अधूरा था और कॉफी कप में पड़ी हुई चाय ठंडी हो चुकी थी। विवेक की उंगलियां कीबोर्ड पर थमी थीं, लेकिन उसका मन भटक चुका था। वह वहां था ही नहीं। उसका तन ऑफिस में था, लेकिन मन कहीं और भटकता फिर रहा था। शायद उस शाम में जब माँ को एम्बुलेंस में ले जाते हुए उसकी उखड़ती सांसों ने उसका कलेजा थाम लिया था, या उस रात में जब नैना ने फोन पर तीखे शब्दों से उसे काट दिया था, उधार समझकर दे रही हूँ, एक एक पैसा लौटाना। उस एक वाक्य ने विवेक की आत्मा पर गहरी खरोंच छोड़ दी थी। तीसरे दिन की रात थी। अस्पताल के गलियारों में बर्फीली हवा सी सन्नाटा पसरा था। आईसीयू के बाहर की बेंच पर विवेक अकेला बैठा था। उसके सिर पर झुकी रात की चादर थी और आंखों में कई रातों की नींद की कमी। उसके हाथ में माँ की रिपोर्ट थी, जिसमें एक के बाद एक गंभीर शब्द थे। वह एकाएक रिपोर्ट को देख रहा था और फिर अपने मोबाइल स्क्रीन को, जिसमें खर्च का एसएमएस था, 85,660। इतना सब सिर्फ 3 दिनों में, और अब भी इंजेक्शन और दवाइयाँ बाकी हैं। फिर उसने हिम्मत जुटाकर नैना को कॉल किया, उसी नैना को जिसे कभी उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझा था। लेकिन अब उसकी आवाज में
वही गर्मजोशी नहीं थी जो उनके शादी के पहले दिनों में हुआ करती थी। विवेक, तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। वो शब्द बार बार कानों में हथौड़ों की तरह गूंज रहे थे। जब वह देर रात घर लौटा तो दरवाजा खुला मिला। नैना अपने मोबाइल पर जोर जोर से हंस रही थी। चेहरे पर ताजगी, होठों पर लिपस्टिक की चमक और हाथों में शॉपिंग लिस्ट। अब क्या चाहिए अपनी माँ के लिए, उसने तिरस्कार से पूछा, और विवेक कुछ नहीं बोल पाया, बस अपनी आंखें चुरा ली। फिर जब उसने इंजेक्शन की बात की तो नैना का जवाब था, एटीएम समझा है मुझे? तुम मुझसे सिर्फ माँ के लिए पैसे मांगने आते हो। क्या मेरा कोई हक नहीं इस घर में? विवेक के दिल पर जैसे किसी ने नस्तर चला दिया था। माँ को मैंने नहीं बुलाया था इस घर में, वृद्धा आश्रम क्यों नहीं भेज देते? उसने माँ को एक वृद्धा आश्रम की बस्तू कह दिया था। 3 दिन बाद जब शारदा देवी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, तब भी उनका शरीर बेहद कमजोर था, लेकिन उनका मन अपने बेटे को लेकर बेहद चिंतित था। विवेक उन्हें व्हीलचेयर से घर लाया। घर का दरवाजा खुला, लेकिन नैना वहां मौजूद नहीं थी। वह पार्लर से आई थी। बालों में रंग, आंखों में काजल और हाथों में मेहंदी लगी थी। एक बार भी अपनी सास के पास आकर नहीं पूछा, कैसी हैं आप? शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने विवेक का चेहरा देखा। उसमें एक अजीब सी थकान और हारा हुआ चेहरा था। वह सब समझ गईं। रात को जब सब सो रहे थे, शारदा देवी चुपचाप बिस्तर पर लेटी थीं। विवेक उनके पास आकर बैठ गया। माँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? शारदा देवी ने धीरे से बेटे का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। तू ठीक है ना बेटा? देख, मैं तो फिर भी संभल जाऊंगी, पर तू इतना थका थका क्यों लगता है? तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। पैसे का इंतजाम मैं किसी तरह देख लूंगी। तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी बेटा। विवेक का दिल भर आया। उसने माँ के माथे को चूमा। माँ, आप बोझ नहीं हो, आप मेरी ताकत हो। लेकिन आंखों से बहते आंसू कुछ और ही बयां कर रहे थे। ऑफिस में बैठे बैठे विवेक की आंखें छलक पड़ी थीं। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर बॉस का मेल चमक रहा था। प्रोजेक्ट डेडलाइन रिमाइंडर। पर वो सब कुछ धुंधला हो चुका था। उसे याद आ रहा था जब वह छोटा था। स्कूल से आते ही माँ हाथ में पानी का गिलास और प्लेट में 2 पराठे लेकर सामने बैठती थीं। जब परीक्षा में फेल हुआ था, तब पूरे मोहल्ले के ताने झेलकर भी माँ ने उसका सिर सहलाकर कहा था, मेरा बेटा सबसे होशियार है, एक बार और कोशिश कर ले। जब पहली नौकरी लगी थी, तब माँ ने मंदिर जाकर 108 दिया जलाए थे। वो माँ आज बीमारी में तिरस्कृत हो रही थी और उसका विवेक उस नैना के सामने गिड़गिड़ा रहा था, जिससे कभी सपने देखे थे। क्या रिश्तों की कीमत अब उधारी में तय होती है? विवेक ने खुद से पूछा। घर में शारदा देवी अब भी मौन रहती थी। नैना के ताने सुनती, लेकिन जवाब नहीं देती। कभी वह रसोई में पानी रखने जाती तो नैना कहती, अब रसोई पर भी अधिकार जमाएगी। वो चुपचाप पीछे हट जाती। वो चाहती थी कि बेटे का घर बिखरे नहीं। उनके लिए ममता देना स्वभाव था, लेकिन अधिकार जताना अपराध। विवेक अब हर शाम ऑफिस से लौटकर कुछ देर माँ के पास बैठता, उनका हाथ थामे चुपचाप आंसू बहाता और माँ मुस्कुराकर कहती, जैसे बचपन में तेरी नाक बहती थी और तू मेरे आंचल से पूछ लेता था, वैसे ही आज तेरे दुख मेरे आंचल में डाल दे बेटा, सब सह लूंगी। विवेक जानता था कि वह जीवन के उस पड़ाव पर है जहाँ एक ओर खड़ा है कर्तव्य और दूसरी ओर संवेदनहीनता से भरा एक रिश्ता। उसे फैसला करना था, क्या रिश्तों को पैसे के तराजू में तौलना सही है? रिश्ते जब सौदे बन जाएं तो घर ईंट पत्थर का ढांचा रह जाता है, और जब ममता का उत्तर केवल हिसाब में मिले तो प्रेम का नाश तय है। विवेक के आंसू उसकी मजबूरी थे और शारदा देवी की चुप्पी उसका प्रेम। शारदा देवी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आ गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें घर लाया गया, लेकिन अब भी कमजोरी और थकावट उनकी चाल में दिखाई देती थी। उनका चेहरा भले ही झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो हर दर्द को पीना जान गई हो। विवेक ने अपनी माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह ऑफिस के काम से लौटकर खुद उन्हें दबा देता, उनका खाना बनवाता और कभी कभी अपने हाथों से पंखा झलता।
उस पूरी अवधि में नैना ने जैसे खुद को पूरी तरह घर के एक कोने में बंद कर लिया था। लेकिन विवेक की चुप्पी वह सबसे ज्यादा बोल रही थी। अब वो उससे जरूरत के अलावा कोई बात नहीं करता था, ना ही आंखों में प्यार था, ना शब्दों में अपनापन, बस एक सूखा औपचारिक व्यवहार जिसमें एक पति से ज्यादा एक किराएदार की झलक थी। समय ऐसे ही बीतता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि सबकी दुनिया ही बदल गई। उस दिन रविवार था और सुबह के तकरीबन 11 बजे का समय था। नैना स्कूटी लेकर मार्केट से लौट रही थी, एक हाथ में फोन, दूसरे में बैग थामे। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सब कुछ मैं ही संभालती हूँ वाला आत्मविश्वास था। पर अचानक एक मोड़ पर एक कार ने बिना सिग्नल दिए मुड़ने की कोशिश की और नैना की स्कूटी बुरी तरह फिसल गई। उसके घुटने, कंधे और सिर पर गहरी चोट आई। किसी राहगीर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे नजदीकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। शाम तक विवेक को खबर मिली और वह सीधे अस्पताल भागा। नैना आईसीयू में थी, हालत स्थिर मगर चिंताजनक। उसके सिर पर पट्टी थी, हाथों में ड्रिप लगी थी और उसका चेहरा दर्द और भय से भरा था। 2 दिन आईसीयू में रखने के बाद उसे एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। अगले दिन दोपहर को विवेक नैना के रूम में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक अस्पताल की लंबी चौड़ी बिल स्लिप थी। करीब 2 लाख रुपए का खर्चा दर्ज था। विवेक ने वह ठंडे और व्यावसायिक स्वर में कहा, हेलो नैना, डॉक्टर ने कहा है तुम अब डिस्चार्ज हो सकती हो, लेकिन पहले ये हॉस्पिटल बिल जमा करना होगा। 2 लाख रुपए का है, रिसेप्शन पर दे देना, तभी पेपर बनेंगे। नैना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या ये बिल मुझे देना है? विवेक, ये क्या मजाक है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ? विवेक ने बिना पलक झपकाए ठंडे लहजे में कहा, तुम तो बराबरी की बात करती हो नैना, तो फिर जिम्मेदारी भी बराबर निभाओ। जब मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है, जब तुम घर का कोई खर्च नहीं उठाती और घर के काम को भी अपनी डिग्निटी से छोटा समझती हो, तो क्यों समझूं कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो? क्यों ना तुम्हें भी अपने हिस्से का बोझ उठाना चाहिए। नैना का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसके गाल पर ताज्जुब और शर्म का ऐसा तमाचा पड़ा कि वह बिस्तर पर उठने की कोशिश में लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विवेक, मैं तुम्हारे 2 बच्चों की माँ हूँ, तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं और आज तुम मेरे लिए ऐसा बोल रहे हो? ये मेरा घर नहीं है क्या? विवेक एक कदम आगे आया और धीरे किंतु क्रूर स्वर में बोला, घर वो होता है जहाँ सब लोग अपना हिस्सा निभाते हैं। नैना, तुमने कभी माँ की परवाह नहीं की, घर के खर्च में हाथ नहीं बटाया, उल्टा ताने और ऐश की जिंदगी चुनी। अब समय बदल गया है, आज से घर का आधा खर्च भी तुम दोगी और अपनी जरूरतें भी खुद देखोगी। ये तुम्हारा सबक है जो जिंदगी ने तुम्हें दिया है। नैना के शरीर के जख्म तो अस्पताल में ठीक कर दिए गए थे, मगर आत्मा पर जो चोटें थीं उनका कोई मरहम नहीं था। जब वह व्हील चेयर पर बैठी अस्पताल से बाहर निकली, सामने विवेक खड़ा था, शांत, सजीव मगर निर्मम और अजनबी। उसने नर्स से कुछ कागज साइन करवाए, फिर धीरे से नैना को उठाकर टैक्सी में बिठाया। रास्ते भर नैना ने कई बार उसकी ओर देखा, कुछ कहना चाहा, मगर विवेक का चेहरा मानो पत्थर की मूरत बन चुका था। जब घर का दरवाजा खुला, शारदा देवी सामने खड़ी थीं। चेहरे पर चिंता थी मगर साथ ही वो शक्ति भी जो सालों की चोटों से बनती है। उन्होंने धीरे से नैना के सिर पर हाथ फेरा। वो ममता नहीं थी, वो सिर्फ एक माँ की बची खुची परछाई थी। कैसी है अब? सिर्फ इतना ही पूछा शारदा देवी ने। नैना ने आंखें झुका ली। जवाब से ज्यादा उसका मौन बोल रहा था। अब समझ में आया माँ, कितना अकेला कर दिया मैंने आपको। विवेक अब बदल चुका था। अगले दिन सुबह सुबह नैना उठकर खुद विवेक के पास गई। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं और आंखों में बेबसी। धीमी आवाज में बोली, विवेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ को नहीं समझा, तुम्हारी बातों को अहम समझा, लेकिन अब समझ गई हूँ। प्लीज एक मौका दो। विवेक ने बिना भाव के उसकी ओर देखा, फिर ठंडे स्वर में बोला, गलती मानना आसान है नैना, भुगतना मुश्किल। मैं अब तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारे फैसलों का आईना हूँ और इस आईने में अब कोई नरमी नहीं होगी।
धीरे धीरे समय बीत गया और एक दिन जब रविवार था, इसीलिए सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। सुबह सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे बस रसोई से आ रही बर्तन खड़कने की आवाजें ही तोड़ रही थीं। शारदा देवी रसोई में हल्के हाथों से बर्तन सजा रही थी और सोच रही थी कि महीने का अंत हो चला है, घर के जरूरी सामान खत्म हो रहे हैं, कमलाबाई की तनख्वाह भी देनी है और बिजली, दूध व अखबार के बिल भी चुकाने हैं। उन्होंने अपने बेटे विवेक को आवाज दी, विवेक बेटा, महीना खत्म हो चुका है, घर का जरूरी सामान लाना है, कमला को भी पगार देना है, बिजली, दूध, पेपर का बिल सब देना है। बिल तो तुम सारे ऑनलाइन पे कर दो, और रही बात सामान की, तो या तो मेरे साथ चलकर ले आओ या ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। विवेक, जो ड्राइंग रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा था, ने अपनी माँ की बात सुनते ही एक नज़र अपनी पत्नी नैना की ओर डाली। नैना सोफे पर बैठी थी, उसका ध्यान पूरे तौर पर अखबार में छपे एक लेख में था। विवेक उठा, चुपचाप रसोई में गया और अपनी माँ और पत्नी के लिए चाय बनाकर ले आया। तीनों चाय पीने लगे। चाय का एक घूंट लेकर विवेक बोला, नैना, इस बार आधा पेमेंट तुम करोगी। यह सुनकर नैना और शारदा देवी दोनों ही हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। नैना ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? मैं क्यों पे करूंगी? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई लॉस हुआ है या तुम्हारी सैलरी नहीं आई है जो मैं तुम्हारी मदद करूं। विवेक ने संयमित लहजे में कहा, देखो नैना, इक्वलिटी का जमाना है। जैसे मैं बाहर कमाने जाता हूँ वैसे ही तुम भी चाहती हो, जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ वैसे ही तुम भी हो, तो घर के खर्चों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही क्यों होनी चाहिए? ये हमारा साझा घर है तो खर्चे भी साझा होंगे। नैना की भौहें चढ़ गईं। वह चिल्लाकर बोली, अगर अपनी पत्नी के खर्चे उठाने की हिम्मत नहीं थी तो शादी ही क्यों की थी तुमने? आखिर घर के खर्चों की जिम्मेदारी लड़कों की ही होती है। विवेक को उसकी बात चुभ गई। वह शांत स्वर में बोला, वाह, जब घर के कामों की बात आती है तो तुम बराबरी की बात करती हो कि मैं मदद करूं, माँ की सेवा करूं, लेकिन जब खर्चों की बात आती है तो सब मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। ये कौन सा फेमिनिज्म है नैना? वो उठा, एक डायरी लाया जिसमें घर का पूरा मासिक बजट लिखा हुआ था। बच्चों की स्कूल फीस 20,000 रुपए, राशन और दूध 15,000 रुपए, बिजली, पानी, फोन 7,500 रुपए, झाड़ू, बर्तन, पोछा के लिए मेड की तनख्वाह 7,500, कार के तेल और बाकी खर्च 10,000, कुल खर्चा 60,000 का आधा हिस्सा 30,000। अब हर महीने तुम दोगी। बराबरी चाहती थी ना, अब लो बराबरी का स्वाद। नैना के हाथों से डायरी गिरते गिरते बची। उसने कांपते स्वर में पूछा, और प्यार, वो भी बराबरी में बटेगा? विवेक का जवाब सन्नाटे से भी ज्यादा बेरहम था। जो चीज टूटी हो वो फिर जोड़ तो सकते हैं, लेकिन पहले चोट के लिए मरहम चाहिए, और इस बार मैं मरहम नहीं दूंगा। नैना कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, बिल्कुल सही कहा विवेक ने, यही तो मैंने भी कई बार कहा है नैना से। विवेक और शारदा देवी ने देखा कि नैना की माँ अर्चना जी घर में दाखिल हो चुकी थी। नैना चौंक गई। माँ, आप अचानक? अर्चना जी ने पास आकर सोफे पर बैठते हुए कहा, बेटी, मैं सोची कि अचानक जाकर देखूं कि तू कैसी है। मुझे तो लगा कि मेरी बेटी अपने ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल रही है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही दिख रहा है। तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है तो तुझे उसकी कद्र नहीं है। नैना, जो अभी भी गुस्से में थी, कुछ कहने ही वाली थी कि अर्चना जी ने आगे कहा, तू आज की पढ़ी लिखी लड़की है, ये तो ठीक है, लेकिन तुझे ये भी समझना होगा कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी होते हैं। तेरे पति तेरी माँ की सेवा करते हैं, तो तू भी इस घर के लिए थोड़ा तो जिम्मेदार बन। अगर विवेक खर्चे बांटना चाहता है तो क्या गलत है? जब वो तेरी नौकरी और काम का सम्मान करता है, तब तू भी उसकी बातें समझने की कोशिश कर। विवेक चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। शारदा देवी की आंखें नम हो चली थीं, लेकिन वो सब सुन रही थीं। नैना, जो अब तक बहस कर रही थी, अर्चना जी की बातों से असहज हो गई। आज नैना की माँ के चेहरे पर ममता नहीं, नाराजगी थी। उन्होंने कमरे के बाहर से ही सारी बातचीत सुन ली थी। वे गुस्से से कांपते स्वर में बोली,
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए। नैना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस घर में तुम्हें सम्मान मिला, तुमने वहां सिर्फ तिरस्कार बांटा। विवेक ने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। तुम जैसी औरत जो सिर्फ अपने हक की बात करे और दूसरों की जिम्मेदारी लेने से भागे, वो किसी रिश्ते के काबिल नहीं है। नैना ने एकदम घबरा कर देखा अपनी माँ को। माँ प्लीज, मैं। नैना की माँ ने आंखें फेर लीं और कहा, अब मत रो नैना, आज रोना भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। और सुनो, आज से अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। किसी पर बोझ बनकर मत रहो, वरना ये दुनिया और रिश्ते दोनों अकेला छोड़ देंगे। नैना अब हर महीने अपनी तनख्वाह का 30,000 सीधे विवेक को देती थी। शुरुआत में उसने सोचा था यह केवल क्रोध है, कुछ दिनों की बात होगी, पर हर महीने की पहली तारीख एक चिट्ठी की तरह आती। रिमाइंडर, 30,000 रुपए जमा कराओ। नैना को अपने खर्चे कम करने पड़े। वो जो रोज नया बैग ले जाती थी, अब पुराने बैग ही ले जाती। जो कॉफी मशीन पर घंटों गप्पे मारती थी, अब खाली मग लेकर अकेले छत पर बैठती। जो हर सप्ताह मॉल जाती, अब महीने मॉल के दर्शन ना करती, क्योंकि सैलरी तो उसे 50,000 रुपए ही तो मिलती थी। एक रात शारदा देवी ने धीरे से विवेक के पास बैठकर कहा, बेटा, अब बहुत दिन हो गए, नैना पतली है। वो मेरी पसंद की सब्जी बनाती है, मुझसे प्यार से बात भी करती है, बच्चों के लिए कहानी पढ़ती है। अब तू थोड़ा माफ कर उसे। विवेक चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर कहता है, माँ, ये बदलाव मजबूरी का है या समझ का, इसका फैसला वक्त करेगा। अभी जो हो रहा है वो केवल न्याय है, माफी नहीं। शारदा देवी का दिल जैसे भीग गया। कभी कभी बेटा, रिश्तों को बचाने के लिए न्याय से ज्यादा प्यार देना पड़ता है। लेकिन विवेक इस वक्त बेटा नहीं, एक इंसान था जो टूटा था। नैना की आंखें अब आईने में खुद को नहीं देखती थीं। हर रात जब सब सो जाते, नैना अकेले अपने कमरे में बैठकर अपने ही फैसलों की अदालत लगाती। वो खुद ही दोषी बनती, खुद ही जज, और हर बार खुद को ही सजा सुनाती। क्यों मैं हर बात पर उलझती थी? क्यों माँ की बातों में प्यार नहीं ताना ढूंढती थी? क्यों विवेक के समझाने में घुटन महसूस होती थी? अब वो औरत नहीं रही थी जो सिर्फ दिखावा करती थी। अब वो अपनी आत्मा से माफी मांग रही थी, जो सबसे कठिन होता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आंगन में हल्का अंधेरा पसरने लगा था, नैना ने विवेक को रसोई से पानी लेते हुए देखा। उसने कुछ सोचा और धीमे कदमों से पास आई। विवेक, उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं थी, वो एक टूटी हुई नरम और संकोच भरी पुकार थी। विवेक बिना कुछ बोले पानी लेकर मुड़ा और चलने लगा, लेकिन नैना ने उसका रास्ता रोक लिया। विवेक प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार। विवेक रुका, पर कुछ कहा नहीं। नैना की आंखों में नमी थी। वह धीरे धीरे कहने लगी, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत कहा। माँ जी उस हालत में थी और मैंने उसका गला भराया। मैं खुद को देखती हूँ तो शर्म आती है। मैं जानती हूँ इंसान नहीं बनी उस वक्त, एक मशीन जैसी हो गई थी, बस पैसे गिनती रही। लेकिन मैं सच में शर्मिंदा हूँ विवेक, सच में। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर विवेक ने उसकी आंखों में देखा, एक गहरी ठंडी और स्थिर निगाह, और बोला, माफी अब। नैना कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन विवेक का स्वर अब स्पष्ट हो चुका था, ठंडा लेकिन बेहद सच बोलता हुआ। विवेक की कटु पर सच्ची प्रतिक्रिया, नैना, माफ करना आसान होता है, मगर तुम्हारी गलती लापरवाही होती। लेकिन ये गलती नहीं थी, ये तुम्हारा चरित्र था। तुमने मेरी माँ की बीमारी को उधार कहा था, उस वक्त जब उनका हर सांस मेरे दिल पर वार कर रही थी। तुम शॉपिंग की बातें कर रही थी, आज माफी मांग रही हो, क्योंकि हालात बदल गए हैं। माँ ठीक हो गई और अब तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात की तुम्हारी आधी से ज्यादा सैलरी घर के खर्चों में जो चली जाती है, तो सोच रही हो कि सॉरी कहकर सब ठीक हो जाएगा। नहीं नैना, हर चीज का हिसाब नहीं होता, लेकिन कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वे शब्दों से भरते नहीं। नैना की आंखें अब बहने लगी थी, लेकिन विवेक का चेहरा पत्थर सा शांत था। तुम उस तरह की औरत हो नैना, जो भावनाओं को नहीं समझती। तुम्हारे लिए रिश्ते बैंक बैलेंस की तरह होते हैं, जहां स्नेह, सहानुभूति या ममता की कोई वैल्यू नहीं।
माँ सिर्फ एक बीमार महिला नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। और उस जिंदगी पर तुमने थूक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी सास थी। माफ कर दो। नहीं नैना, तुम्हें सजा चाहिए, और तुम्हारी सबसे बड़ी सजा ये है कि तुम अब उस इंसान के साथ रहोगी जो अब तुम्हें कभी पहले जैसा प्यार नहीं देगा। हर दिन तुम्हें मेरी चुप्पी तुम्हारे शब्दों का जवाब देगी। हर बार जब तुम देखोगी कि मैं माँ के साथ हंस रहा हूँ और तुम्हें अनदेखा कर रहा हूँ, तब तुम्हें महसूस होगा कि असली सजा क्या होती है। विवेक के शब्द किसी तलवार की तरह नैना के सीने में उतरते जा रहे थे। उसकी आंखें अब भीगी हुई थीं, लेकिन विवेक की आंखों में कोई कोमलता नहीं थी। नैना ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है विवेक, अगर यही मेरी सजा है तो मैं भुगतूंगी। लेकिन अब विवेक वहां नहीं था। वह माँ के कमरे की ओर बढ़ गया था, जहाँ उसकी सच्ची दुनिया थी, बिना किसी शर्त के प्रेम वाली। जब रिश्तों को पैसों से तौलने की आदत पड़ जाए तो भावनाओं की गर्मी भी बर्फ में बदल जाती है। माफी मांगने से पहले समझ जरूरी है, वरना हर माफी महज मजबूरी लगती है, पश्चाताप नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।